हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट। इस एक लेक्चर में मैंने पहले प्रयास किया था कि फंडामेंटल राइट पूरा टॉपिक कवर किया जाए, लेकिन फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाती और साथ में बहुत सारी चीज़ें हमारी स्किप हो जाती। इसलिए हम इसको दो पार्ट में लेके आ रहे हैं। पहले पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 12 से लेके 24 तक, और जो हमारा सेकंड पार्ट होगा उसमें 25 से लेकर हम 35 तक इनको डिस्कस करेंगे और ये हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये दोनों लेक्चर कवर करने के बाद आप किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चंस को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चाहे वो एग्जाम आपका यूपीएससी कंडक्ट कराए, आपका जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है वो, एमपीपीएससी, बीपीएससी, अदर जो हमारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो, और एसएससी रेलवे, इन सभी में इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चंस आपके इन दो लेक्चर से पूरी तरह से बनना बिल्कुल इजीली संभव हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप इन लेक्चर को बहुत गौर से अच्छे से समझना, इनके नोट्स बनाना। साथ में इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, कोशिश करिएगा कि आप इनके शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं। साथ में मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें बताऊंगा कि हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ एनी लेंथी टॉपिक। ठीक है ना? चलिए, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम समझते हैं फंडामेंटल राइट के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में। इनको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मतलब जो हमारा भारतीय संविधान उसका मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये हमारे पार्ट 3 में वर्णित हैं। आर्टिकल 12 से 35 तक इनका डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है। ये वो सारे राइट हैं जिनको हम अलग-अलग अनुच्छेदों में अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बेसिक स्टार्ट करते हैं कि मौलिक अधिकार का जो प्रोविजन हमने लिया कहाँ से है। फ्रेंड्स, ये हमने लिया है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। इसकी जो डेफिनेशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो परिभाषित नहीं है, लेकिन जो चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होती है उसका प्रोविजन हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है फिर। और सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस जाता है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस 1967 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट का डेफिनेशन देता है। कहता है कि फंडामेंटल राइट्स आर नेचुरल राइट्स एसेंशियल फॉर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ एनी पर्सन। यानी मूल्य अधिकार ऐसे प्राकृतिक अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत जरूरी है। यानी किसी व्यक्ति की फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ करानी है तो उसको ये राइट्स प्रोवाइड यानी प्राप्त होने ही चाहिए या प्रदान कराने ही चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। दोस्तों, मैं आपको कोई भी चीज़ ज़्यादा समझाने में समय ज़ाया नहीं करूँगा। मेरा मकसद है कि आपको चीज़ें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए और कंटेंट ऑफ फैक्ट आपके पास पहुँच जाए, क्योंकि वीडियो लेंदी ना हो, प्रोडक्टिव हो और आपके काम का हो, इसलिए। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि कुछ चीज़ें आप समझने योग्य हैं, तो इसलिए हम इन टॉपिक को थोड़ा जल्दी-जल्दी से कवर करते चलेंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैंने 3 राइट्स को लिखे हुए हैं। राइट टू वोट यानी कि मतदान का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार, और राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना का अधिकार। अब राइट टू प्रॉपर्टी है दोस्तों, इसको हम एक कानूनी अधिकार कहेंगे और संवैधानिक अधिकार कहेंगे, क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है और लीगल राइट भी है, इसके लिए एक्ट भी बने हुए हैं। तो ये कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है और कानूनी अधिकार है। बट ये फंडामेंटल राइट नहीं है, यानी जो वोट डालने का अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप। संपत्ति का अधिकार, पहले ये मौला मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ये कानूनी अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है। देखो, यहाँ पर कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं? देखो, जिस भी राइट या किसी भी बात का उल्लेख हमारे संविधान में है तो वो संवैधानिक है, और किसी एक्ट की धारा में है तो वो कानूनी अधिकार है। और इन दोनों में नहीं है, केवल और केवल संविधान में हो और साथ में हमारे पार्ट 3 में हो तो हम कह सकते हैं कि वो फंडामेंटल राइट भी है। जैसे सूचना का अधिकार, ये कानूनी अधिकार तो इसके लिए एक्ट भी बना हुआ है, आरटीआई जिसको हम बोलते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, और ये हमारा अधिकार भी है। अधिकार कैसे? आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 ए पढ़ेंगे, वहां पर आपको समझ में आएगा कि सूचना का अधिकार एक फंडामेंटल राइट भी है। तो ऊपर के दोनों कानूनी और संवैधानिक अधिकार हैं, लेकिन सूचना का अधिकार कानूनी अधिकारों के साथ साथ एक मौलिक अधिकार भी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या है? नागरिकों को संबोधित है, यानी ये केवल और केवल एड्रेस्ड है टू वी सिटीजन। ये राज्य के ऊपर नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, नकारात्मक प्रतिबंध लगाते हैं। राज्य अपनी मनमानी ना कर पाए, राज्य किसी भी प्रकार से व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन ना कर पाए, इसलिए कहते हैं कि राज्य के लिए नकारात्मक और किसी भी नागरिक के लिए सकारात्मक होते हैं। ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को ये प्रमोट करते हैं। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। अब देखो दोस्तों, एक होता है नॉन इन्फोर्सेबल और इन्फोर्सेबल। प्रवर्तनीय यानी इन्फोर्सेबल का मतलब है कि जिनका उल्लंघन हो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकें, और जिनके उल्लंघन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ना जा सकें, समझ जाना वो नॉन इन्फोर्सेबल है, यानी कि अप्रवर्तनीय है। लेकिन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर हम कहाँ जा सकते हैं? हम जा सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इसलिए ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय माने जाते हैं। इन्हें संविधान संशोधन द्वारा ही बदला जा सकता है, यानी कोई भी एरा गैरा आके इनको बदल नहीं सकता है।
इनकी प्रॉपर एक प्रोसेस होगी, यानी कि संविधान में संशोधन करना पड़ेगा तभी आप इनको चेंज कर सकते हो। और कुछ फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे सिटीजन्स को प्रोवाइड है, जैसे कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। ये मौलिक अधिकारों की विशेषताएं हैं। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स। भारत का जो संविधान है वो मौलिक अधिकारों को 3 रूपों में विशेष संरक्षण देता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्पेशल प्रोटेक्शन देता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, वो भी 3 आधारों पर, 3 फॉर्म्स। पहला, कि मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो हम 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अंडर आर्टिकल 32 अ पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट इन दी फंडामेंटल राइट आर वायलेटेड। अगर हमारे फंडामेंटल राइटों का उल्लंघन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सेकंड कहता है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन केवल विशेष परिस्थितियों में विशेष प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हुआ जिसमें थोड़ा बहुत उधम हुआ और आपने कहा कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं। नहीं, फंडामेंटल राइट ऐसे सस्पेंड नहीं होंगे। उनके लिए एक विशेष प्रोसेस होगी, विशेष परिस्थिति होगी और विशेष प्रक्रिया होगी, तभी जाके फंडामेंटल राइट का निलंबन होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आगे हालांकि अपन डिस्कस करेंगे इसको। मान लो देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, वॉर की वजह से, या जो हमारा आंतरिक अशांति की वजह से, या युद्ध हो जाए, कोई बाह्य आक्रमण कर दे हम पे, इन आधारों पर तब जाके सस्पेंड होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट। छोटे मोटे दंगों से हमारे फंडामेंटल राइट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। थर्ड है हमारा, मौलिक अधिकारों में संशोधन सदैव विशेष बहुमत से होता है। अब मान लीजिए कोई नेता आ गया, उसको कोई राइट पसंद नहीं है, कहा संविधान में संशोधन कर दो और मौलिक अधिकार को समाप्त कर दो, तो नहीं हो सकता है ऐसा। मौलिक अधिकारों में संशोधन सदैव विशेष बहुमत से होता है। अब प्रश्न उठता है कि सर विशेष बहुमत क्या है? फ्रेंड्स, एक टॉपिक, हम एक लेक्चर इसी पर बनाएंगे कि बहुमत कितने प्रकार के होते हैं। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, हमारे संविधान में 3 प्रकार के बहुमतों का उल्लेख किया गया है। 3 प्रकार की मेजोरिटी जो है उनका, एक सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत, दूसरा स्पेशल मेजोरिटी, टू थर्ड बोलते हैं इसको अपन, इसको बोलते हैं विशेष बहुमत। और एक होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। जैसे कि हमारा जो जीएसटी आया था, वो थर्ड टाइप का मेजोरिटी था, जिसमें विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक थी। इस प्रकार से कहते हैं कि मौलिक अधिकारों में संशोधन सिर्फ विशेष बहुमत से होगा। तो ये 3 आधार हैं जिसके आधार पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मौलिक अधिकारों को क्या देता है? संरक्षण देता है, प्रोटेक्शन देता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आगे बढ़े, चलिए देखिए। अब हम बात करते हैं, एक 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स एक्ट 1978 है। हालांकि इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए देखते हैं। इसने क्या किया कि हमारा जो प्रारंभ में जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, इनिशियली देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा जो संविधान है इनिशियली फेज में उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19(1) का चा, जिसको हम बोलते हैं 19 का सब क्लोज 1F, आगे पढ़ेंगे, एंड आर्टिकल 31 अनुच्छेद 31, इनको मूल अधिकार के रूप में जो संपत्ति का अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। द प्रोविजन वर पुट इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय एडिंग अ न्यू आर्टिकल 300, और इसे एक नया संविधान, इसे एक नए आर्टिकल 300 का में रख दिया गया, और वर्तमान में ये एक कानूनी अधिकार है, वर्तमान में कि लीगल राइट है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक अब लीगल राइट है, वो एक कानूनी अधिकार है। और ये कहाँ मिलेगा? आर्टिकल 300 ए में मिलेगा, अनुच्छेद 300 ए में मिलेगा। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एट करंट, यानी वर्तमान में, हमें जो नागरिकों को प्राप्त है वो कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिनका डिस्क्रिप्शन आपको 23 अनुच्छेदों में देखने को मिलता है। टोटल 23 आर्टिकल्स जो ऐसे हैं जिनमें हम मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है? आगे अब देखो, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, की पॉइंट उठाना है। यहाँ से क्या उठाओगे? अमेंडमेंट एक्ट उठाओगे, 19 का सब क्लॉज एफ, 1 का एफ, और 31 राइट टू प्रॉपर्टी, 300 का कानूनी अधिकार, 6 मौलिक अधिकार, फिनिश। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले अब हम समझते हैं, अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आर्टिकल 12 के बारे में, 12 के बारे में। पहले मैं अपने हिसाब से आपको आर्टिकल 12 समझा देता हूँ फ्रेंड्स, कि आर्टिकल 12 क्या है। देखिए, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल जो 12 दिया गया है उसमें डेफिनेशन है किसकी? स्टेट की। उसमें परिभाषा है किसकी? राज्य की परिभाषा, जो 36 में भी हो, 152 में भी देखने को मिलेगी, लेकिन वहां पर कहा जाएगा कि जो इसकी ब्रॉड डेफिनेशन है वो केवल और केवल आर्टिकल 12 में है। राज्य, राज्य क्या होता है? राज्य में आती है दोस्तों हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले तो पूरा, यानी हम कह सकते हैं हमारी केंद्र की सरकार आती है पूरी। केंद्र सरकार का मतलब क्या है? इसमें हमारे प्रेसिडेंट आ जाएंगे, राष्ट्रपति आ जाएंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ जाएगी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यानी कि सांसद हैं वो आ जाएंगे। इसके अलावा, क्यों? क्योंकि देखो, संसद आती है केंद्र सरकार में, बिल्कुल आती है। कार्यपालिका आती है, एग्जीक्यूटिव बिल्कुल आती है।
कार्यपालिका को हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। और यहाँ पर हम जो एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं वो कैसी है? सेंट्रल। और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव भी दो प्रकार की होती है। एक होती है टेम्पररी एग्जीक्यूटिव और एक होती है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। टेम्पररी एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? इसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके अलावा और भी जो मंत्री परिषद होती है वो सभी इसमें आते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आते हैं कौन? आपके जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, जितने कि आपके नौकरशाही हैं, जैसे कि आपके आईएएस हैं, आपके आईपीएस हैं, आईएफएस हैं, ये सभी के सभी परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या होती है? वह बॉडी जो सरकार द्वारा यानी संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू कराती है, उसको कार्यपालिका कहते हैं। सब हो गया। इसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट आएगी, यानी कि राज्य सरकारें आएंगी। इसमें जैसे यहाँ पर प्रेसिडेंट है, यहाँ पर गवर्नर होगा, राज्यपाल होगा, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर होगा। इनकी भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी और इनकी विधायिका होगी, और विधायिका होगी तो उसका हेड जो होता है वो कहलाता है, सॉरी, उसके जो मेंबर होते हैं वो कहलाते हैं एमएलए, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको हम विधायक कहते हैं। और यहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव होगी, इनकी भी टेम्पररी और परमानेंट होती है। टेम्पररी एग्जीक्यूटिव का हेड होता है आपका चीफ मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और परमानेंट में आती है यहाँ पर भी ब्यूरोक्रेसी, जिससे आप स्टेट का सिविल सर्विस निकालते हैं और बनते हैं डिप्यूटी कलेक्टर, डीएसपी, ये सब। इसके अलावा तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में म्यूनिसिपैलिटीज, आपका पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है। इसके अलावा अन्य वो संस्थाएं जिनको सुप्रीम कोर्ट एज अ स्टेट बॉडी देखती है, जैसे कि एलआईसी, ओएनजीसी। इसके अलावा आपका एसबीआई, आरबीआई, ये सब के सब स्टेट की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब परिभाषा अपन डिटेल में देख लेते हैं, क्या कहती है परिभाषा स्टेट की। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आर्टिकल 12 कहता है, अनुच्छेद 12 कहता है कि भारत के संविधान में राज्य, क्या कहता है? भारत के संविधान में राज्य को आर्टिकल 12, 36, 152 में परिभाषित किया गया है। कहाँ कहाँ? 12, 36 और 152 में। लेकिन इसकी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन, जो इसकी विस्तारित परिभाषा है, व्यापक परिभाषा है, वो केवल और केवल आपको 12 में देखने को मिलेगी। यानी कि इसको कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है वो आर्टिकल 12 में देखने को मिलेगी। ठीक। क्या क्या आता है? भारत सरकार एवं संसद, अभी देखा हमने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट। सेकंड, सभी स्थानीय प्राधिकरण, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर है वो आता है, नहीं, राज्य सरकार और विधानमंडल। और लोकल अथॉरिटी आती है और अदर अथॉरिटी आती है। प्राधिकारी वर्ड यहाँ पर आया और फिर हम देखेंगे स्थानीय प्राधिकारी क्या होते हैं, यानी कि अथॉरिटी, और फिर हम देखेंगे लोकल अथॉरिटी। अथॉरिटी वो होती है जिन्हें विधि, उपविधि, आदेश, अधिसूचना आदि का निर्माण जारी करने की शक्ति और उसे प्रवर्तित कराने की शक्ति होती है। Those who have the power to make issue laws, bylaws, orders, notifications and also have the power to enforce them, उसको हम बोलते हैं प्राधिकारी। और स्थानीय प्राधिकारियों में ये काम करती हैं नगर पालिकाएं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ग्राम पंचायत, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड आदि। ये लिखा है म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ग्राम पंचायत, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट एंड माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड। अन्य प्राधिकारी वो सुप्रीम कोर्ट डिस्क्राइब करती है। कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अन्य प्राधिकारियों में आते हैं आपके क्या क्या? नेशनल बैंक्स, राष्ट्रीय बैंक आते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई यानी कि भारतीय खाद्य निगम आता है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट आईएसआई यानी भारतीय सांख्यिकी संस्थान आता है, आरबीआई आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी आती है। इसके अलावा ओएनजीसी, सेल, आईसीएआर, सीएसआईआर, ये सब के सब जो साइंटिफिक अनुसंधान परिषद है, कृषि अनुसंधान परिषद है, ये सब के सब स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। और यहाँ पर नोटेबल पॉइंट है कि न्यायपालिका जो है वो राज्य की परिभाषा में नहीं आएगा। जुडिशरी इज नॉट द डिफिनेशन ऑफ स्टेट। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका है वो अधिकारों को सीधे लागू नहीं कराती है। क्लियर है? तो ये आर्टिकल 12 हुआ। आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे स्टेट क्या होता है, राज्य क्या होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आर्टिकल 13 के बारे में डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है कि मौलिक अधिकारों की असंगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों की बात करता है, यानी ऐसे कोई भी लॉ, ऐसी कोई भी विधि जो मौलिक अधिकारों को कम करती हो और उसके असंगत हो, उसको हम क्या बोलेंगे? ऐसी विधियों का उल्लेख आर्टिकल 13 में मिलता है। तो 13(1) क्या कहता है? कहता है कि संविधान के पूर्व की विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो, उल्लंघन की सीमा तक शून्य कर दी जाएगी। यानी एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ which violate the fundamental right shall be void to the extent of the violation। यानी जहां तक वो कहने का मतलब है कि मान लीजिए सरकार कोई कानून या संविधान लागू होने से पहले पूर्व का कोई कानून ऐसा है जो किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए, यहाँ पर मैं एक उदाहरण दूं, इतना बड़ा एक कानून है, इसमें ए बी सी, इनमें से जो सी वाला पार्ट है वो ही केवल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है।
तो फ्रेंड्स पूरा कानून रद्द नहीं होगा, केवल सी वाले पॉइंट को ढक लिया जाएगा। इसी से एक कॉन्सेप्ट आता है आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, जो भीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के इस 1955 में देखने को मिलता है। जिसमें क्या किया जाता है, या तो उस पूरे कानून को या उस कानून का वह भाग जो केवल जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है उसको आच्छादित कर दिया जाता है, उसको एक्लिप्स ढक लेते हैं। और इसमें आती हैं आपके आईपीसी के सेक्शंस, 1866 की बहुत सारी धाराएं हमने एक्लिप्स कर दी। क्लियर है? तो संविधान पूर्व की विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होंगी। 31 कहता है। 32 क्या कहता है? 13 का 2 कहता है राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करता हो। राज्य, जैसे ही राज्य आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए, राज्य का मतलब है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राज्य का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राज्य का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद, राज्य का मतलब है आपका गवर्नर, आपका चीफ मिनिस्टर, आपका ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, आईपीएस, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी। राज्य का मतलब है आपके गांव का प्रधान यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज और आपकी पंचायत। राज्य का मतलब है एसबीआई। राज्य का मतलब है आपका जितने भी ओएनजीसी हैं और आपकी जितने भी साइंटिफिक रिसर्च सेंटर हैं, वो सब के सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ये कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकते जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करते हो। यदि बनाए तो उस सीमा तक वे शून्य हो जाएंगे। और यहाँ से एक विवाद जन्म लेता है दोस्तों कि क्या मौलिक अधिकार संशोधनीय है। इनके लिए हमें इन 3 केस के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ। आइए फ्रेंड्स, शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाँ मौलिक अधिकार संशोधनीय है। सज्जन सिंह केस में कहता है 1965 में हाँ मौलिक अधिकार संशोधनीय है। लेकिन गोलकनाथ बनाम में पता नहीं सुप्रीम कोर्ट को क्या हो जाता है, कहता है कि नहीं, मौलिक अधिकार संशोधनीय नहीं है और संसद उनमें संशोधन नहीं कर सकती। संसद यानी कि सरकार, और जब सरकार पर प्रेशर पड़ता है तो सरकार अपने आप को पावरफुल बताएगी। कैसे, वो भी देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए कहा कि भविष्य लक्ष्य अध्यारोहण का सिद्धांत दे दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। कहता है कि भविष्य में कोई भी सरकार, पहले जो हुआ सो हुआ, आगे सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो या मौलिक अधिकारों में संशोधन पार्लियामेंट कर ही नहीं सकती। ये बोल दिया गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट की बात सरकार को पसंद नहीं आई। संसद के पास एक और पावर है, वो संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी रद्द कर सकती है। वही हुआ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आई सरकार, और इसने एक संविधान हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसमें एक आर्टिकल जोड़ दिया 13 का सब क्लॉज 4, जो कहता है कि फंडामेंटल राइट कैन बी अबॉलिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी मौलिक अधिकारों को भी संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया जा सकता है, संविधान संशोधन के द्वारा भी समाप्त किया जा सकता है। बाद में केशवानंद केस फिर आता है सुप्रीम कोर्ट में 1973 में। केशवानंद आज तक की सबसे बड़ी बेंच मानी जाती है, जिसमें लगभग 13 जजों ने फैसला दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अब सरकार की बात मान जाता है। वो कहता है कि जो सरकार 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 लेके आई है, जिसमें उसने कहा है कि संसद मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर सकती है, वो पूरी तरह से वैलिड है। और साथ में जो आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 4 जोड़ा है वो भी वैलिड है। यानी कि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी समर्थन कर दिया सरकार का। तो करंट स्टेटस क्या है? करंट स्टेटस है कि वर्तमान में संविधान में जो पार्लियामेंट है वो संशोधन कर सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ विशेष बहुमत से। और यहाँ पर मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। मूल ढांचे को हम बोलते हैं इंग्लिश में बेसिक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर। अब मूल ढांचा क्या होगा, इसका भी डेफिनेशन संविधान में नहीं है, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको परिभाषित किया जाता है। ये आर्टिकल का 13 सब क्लॉज 4 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 3 रह गया। 3 को हम डिस्कस करते हैं। 3 कहता है कि क्या है लॉ, कानून क्या है। ये आर्टिकल आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 3 बताता है। कहता है कानून कहते हैं किसे, यानी कि पार्लियामेंट या राज्य का कोई विधानमंडल कोई कानून बनाए, कोई अध्यादेश जारी करे या कोई परंपरा बनाए, उसी को हम कानून कहते हैं। सिंपल सा आप याद रखेंगे। यहाँ से हमारे प्रॉपर फंडामेंटल राइट स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, जो 14 से लेकर 18 तक चलता है। इसमें अनुच्छेद 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ, विधि के समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता यानी कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, अमीर गरीब, सरकारी गैर सरकारी, इसके अलावा उच्च जाति का निम्न जाति का, किसी भी धर्म का, सभी कानून के समक्ष समान है। यानी कोई भी दंड, कोई भी ऐसी काम किया जाएगा, मान लीजिए किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो,
अमीर हो, गरीब हो, सबको कानून के समक्ष एक ही नज़रों से देखा जाएगा। ये परंपरा हमने इंग्लैंड से ली है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट है और ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। इसका एक्सेप्शन है राष्ट्रपति, गवर्नर, एमपी यानी कि संसद, सांसद, एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और फॉरेनर एम्बेसडर। इसी का सब क्लॉज जो 14 है, इसका दूसरा भाग है विधि का समान संरक्षण। वो क्या है वो समझते हैं। विधि का समान संरक्षण मतलब इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस। समान परिस्थितियों में समान व्यक्तियों के साथ किया गया समान व्यवहार। मान लीजिए दो व्यक्ति गाड़ी चला के जा रहे हैं, एक व्यक्ति इंटेंशनली किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट करने के लिए गाड़ी लेके आया और एक व्यक्ति अपने काम से जा रहा था। दोनों ने, एक के द्वारा गलती से और एक के द्वारा जानबूझकर एक्सीडेंट किया गया, तो आप देखेंगे दोनों व्यक्तियों के साथ कानून एक समान व्यवहार नहीं करेगा। जिसने इंटेंशनली किया है उसके लिए अलग धाराएं लगेंगी और जिससे गलती से हुआ है उसके लिए कुछ और प्रोविजन होंगे। इसको बोलते हैं समान परिस्थितियों में किया गया समान व्यवहार। ये हमने अमेरिका से लिया है, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट में है और ये विधि की उचित प्रक्रिया है। बात करते हैं आर्टिकल 15 की। कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। 15 ये कहता है राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध इन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसका सेकंड क्लॉज कहता है कि इन आधारों पर चाहे आप सार्वजनिक भोजनालय, दुकानों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजनों के स्थानों में प्रवेश को लेकर, चाहे कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागमों के स्थलों, इन पर जाने पर किसी भी प्रकार का कोई निर्बंधन नहीं होगा। बस ध्यान रखना, ये सभी के सभी या तो राज्य द्वारा वित्त पोषित होने चाहिए। द यूज ऑफ वेल्थ कैसा होना चाहिए? जो कि मेंटेन हो किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, या फंडिंग हो सरकार के द्वारा, ऐसी जगह। यानी केवल इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर। अन्य आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है, चाहे वो शारीरिक क्षमता हो या कुशलता हो। इस आधार पर भेदभाव अपने यहाँ होता है। यानी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हमारे इंडिया में अलाउ है, लेकिन नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं। आगे बात करते हैं हम आर्टिकल 16 की, सॉरी 15 का सब क्लॉज 3। महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कहता है। 4 कहता है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष संरक्षण। ये पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण। अब आरक्षण अपन पढ़ने वाले हैं। ये 93वें संविधान संशोधन 2006 के द्वारा जोड़ा गया। 15/5 15/6/2019 में जोड़ा गया। रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और फॉर ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण। 16 का एक कहता है लोक नियोजन के अवसर की क्षमता, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सेकंड कहता है किसी व्यक्ति के साथ लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकारी नौकरियों में। लेकिन तीसरा पढ़ो क्या कहता है, संसद कानून बनाकर निवास को किसी क्षेत्र में रोजगार पाने की शर्त बना सकते हैं। अभी क्या कह रही थी कि जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। 3 ने ही भेदभाव कर दिया, कहा कि निवास को किसी क्षेत्र में रोजगार पाने का आधार बना सकता है। अब वो जरूरी भी है। मान लीजिए हर एक राज्य में भूमि की पैमाइश का जो मापन है वो अलग-अलग होता है। मान लीजिए मध्य प्रदेश में जमीन को बीघा में मापा जाता है, वहीं उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे बिस्वा होता है, कहीं कहीं हेक्टेयर में मापा जाता है, कहीं एकड़ में। तो ऐसी जगह अब मान लो पटवारी की जो वैकेंसी है तो वहां पर आप देखेंगे पटवारी की वैकेंसी में स्थानीय निवासी होना मैंडेटरी है। क्लियर है? ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। आगे हम बात करते हैं 16 का 4। कहता है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरी में आरक्षण। आरक्षण हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर कहता है धार्मिक संस्थान से संबंधित पद के लिए धर्म को योग्यता का आधार। यानी अब किसी धार्मिक संस्थान में कोई वैकेंसी है तो वहां पर तो मजबूरी है, जहां पर हम धर्म को योग्यता का आधार बनाएंगे, यानी वहां पर हर कोई फॉर्म नहीं डाल पाएगा। तो ये, और 6 कहता है कि ईडब्ल्यूएस के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण। अब क्या है आरक्षण समझते हैं। 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ। 52 में आम चुनाव हुए। सरकार बनी कांग्रेस की, प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब 16/4 के, क्योंकि अब नेहरू जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो अब ऑफिसर्स कर्मचारियों को अपॉइंट करना है, अपॉइंट के लिए हमारे 16 में प्रोविजन है। तो 16/4 में एक शब्द उन्होंने पढ़ा बैकवर्ड। कहा बैकवर्ड कौन है ये बैकवर्ड? बैकवर्ड क्लास। क्योंकि 16/4 में तो ये परिभाषित ही नहीं है, लिखा है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, लेकिन है कौन पिछड़े? क्या वो जाति के आधार पर है, गरीबी के आधार पर है, लैंगिकता के आधार पर है? यह पता लगाने के लिए कि पिछड़ा कौन है, सरकार ने प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष बनाए गए काका कालेलकर को। और काका कालेलकर आयोग कहा जाता है इसको। इसने कहा कि जाति को आधार बनाओ, यानी अगर पिछड़ा कौन है ये जानना है तो जाति को आधार बना दो। 1979 में। अब इनके आधार पर कोई काम ही नहीं हो पाया। 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना, जिसके अध्यक्ष बने बीपी मंडल। इसलिए इसका नाम पड़ा मंडल आयोग। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये मंडल आयोग, जिसको हम द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहते हैं।
क्या हुआ 1979 की अब जब हम बात करते हैं, 1979 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। इन्होंने बीपी मंडल को कहा कि आओ और बताओ पिछड़ा कौन है? तो बीपी मंडल ने अपनी रिपोर्ट दी 12 दिसंबर 1980 को और कहा, इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि भई जाति को पिछड़ापन का आधार बना दो। इसके साथ-साथ इन्होंने 3743 जातियों को, कितनी जातियों को? आप बताएँगे 3743 जातियों को इन्होंने क्या बना दिया? इन्होंने 3743 जातियों को पिछड़ा वर्ग दे दिया और पिछड़ा वर्ग नहीं, इन्होंने कहा है ओबीसी टर्म दिया इन लोगों के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस, और कहा कि जो 3743 ओबीसी हैं, ये पूरे पॉपुलेशन का 52% है, उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए 27%। यहीं से 27% रिजर्वेशन का प्रोविज़न चालू होता है ओबीसी के लिए। लेकिन 1980 में मोरारजी देसाई की सरकार गिरी, इंदिरा गांधी की सरकार बनी, कुछ काम नहीं हुआ। 1989 में फिर गैर कांग्रेसी सरकार बनी और अब आते हैं वीपी सिंह। वीपी सिंह है ये वीपी मंडल है, ये वीपी सिंह है, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ओबीसी आरक्षण को लागू करने वाले प्रधानमंत्री माने जाते हैं वीपी सिंह। 1990 में इन्होंने जो मंडल आयोग ने सिफारिशें दी थी, इन सिफारिशों को लागू कर दिया और 27% रिजर्वेशन दे दिया ओबीसी को और कहा, इसीलिए कहते हैं इनको ओबीसी का आरक्षण लागू करने वाले प्रधानमंत्री। 1991 में सरकार गिरी, कांग्रेस की सरकार बनी, प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव। इन्होंने ये पीवी नरसिम्हा राव पहले साउथ इंडियन प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने कहा है कि ओबीसी में भी जो और पुअर रह रहे हैं, उनको प्राथमिकता दी जाए और यहाँ से आते हैं एससी, एसटी। एससी को 15%, एसटी को 7% 7.5% और इन्होंने कहा एक और हम रिजर्वेशन देने वाले हैं ईबीसी। इनको कहा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहा इन्होंने, यानी बैकवर्ड सेक्शन कहा इन्होंने, क्लास कहा, जो 10% थी। टोटल रिजर्वेशन हुआ 59.5% और यहाँ से इंदिरा साहनी केस आएगा। अब देखो एससी एसटी रिजर्वेशन 1931 में मैकडॉनल्ड अवार्ड के शुरू होता है। ये पूना पैक्ट गांधी अम्बेडकर के बीच में समझौता होता है और गांधी जी कहते हैं कि जी हाँ, हम रिजर्वेशन में आरक्षण सॉरी, जो एससी एसटी के लोग हैं उनको आरक्षण देंगे सरकारी नौकरियों में, और अम्बेडकर फिर मैकडॉनल्ड अवार्ड को जो है वो विरोध कर देते हैं। अब इंदिरा साहनी केस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। इसे मंडल केस भी कहा जाता है क्योंकि बीपी मंडल की सिफारिशों पर ही आया था। 9 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी, यानी 9 जजों की संवैधानिक पीठ बनी थी इसमें। 6-3 की मेजोरिटी से इसमें जजमेंट आया था। ये 6 जजों ने कहा था हाँ और 3 ने कहा था ना। इन्होंने कहा कि जाति को आधार बनाया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। 16(4) के अनुसार अभिकल्पित अभिरुचि मुख्यतः सामाजिक है। मतलब इन्होंने कहा कि 16(4), अब देखो 16(4) में क्या लिखा है, पढ़ लो जरा यहाँ पे आके। 16(4) में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाए। जैसे 16(4) की बात की तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 16(4) है उसमें अभिकल्पित अभिरुचि जो वो लग रही है वो मुझे सामाजिक लग रही है, यानी लोग पिछड़े सामाजिक रूप से हैं, इसलिए हम जाति को आधार बना सकते हैं। अच्छा, जाति को वर्ग माना जा सकता है, बिल्कुल। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं उसी प्रकार से जाति को ही तो वर्ग माना गया है। पिछड़े वर्गों में से क्रीमी लेयर को बाहर रख देना चाहिए, यानी पिछड़े वर्गों में वो लोग जो पर्याप्त धन संपत्ति वाले हैं उनको अलग रखो। ये सारी बातें इंदिरा साहनी केस में गई। साथ में कहा कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। असाधारण कारणों में से ही इसको बढ़ाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं। ये सारी बातें किसने कही? इंदिरा साहनी केस में। और यहाँ से एक शब्द आ गया आरक्षण। समझते हैं दोस्तों आरक्षण क्या होता है, इसका अर्थ, उद्देश्य, विकास, सीमाएं, सुधार, सब कुछ पढ़ेंगे हम। तो अर्थ क्या होता है? सामाजिक न्याय का एक माध्यम है। आरक्षण क्या है? मीडियम ऑफ सोशल जस्टिस। न्याय, न्याय क्या करता है? भेदभाव को कम करता है। उद्देश्य क्या है? सामाजिक भेदभाव कम करना, यानी समाज में जो भेदभाव फैले हैं उनको कम किया जा सकता है आरक्षण के द्वारा। और क्या कम करना है? उसने कहा है कि प्राकृतिक भेदभाव, मान लो कोई व्यक्ति जन्म से ही अंधा पैदा हुआ है, कोई व्यक्ति जन्म से ही अपाहिज पैदा हुआ है, तो ऐसे लोगों को भी सरकारी नौकरी है, इसको बोलते हैं प्राकृतिक भेदभाव को कम करना। वंचित वर्ग को सशक्त करना, एम्पावरमेंट ऑफ डिप्राइव्ड क्लासेस, और वंचित या पिछड़ों को समाज की मुख्य धारा में लाना, ये उद्देश्य है हमारे आरक्षण के। आगे बात करते हैं पदोन्नति में आरक्षण। इंदिरा साहनी केस में कहा था नहीं, लेकिन 77वां संविधान संशोधन 1995 जब सरकार लेके आती है, उसने 16(4)(a) एक नया आर्टिकल जोड़ दिया। 16(4)(a) में क्या कहती है सरकार संशोधन करके? 16(4)(a) के द्वारा कहा गया कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर एससी एसटी, यानी कि एससी एसटीओ के लिए रिजर्वेशन दिया जाए प्रमोशन में। 85वां संविधान संशोधन लाया गया 2001 में और इसमें एक 16(4)(a) जो आर्टिकल है उसमें एक नई लाइन जोड़ी गई। कहा एससी एसटी को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए, लेकिन परिणामी ज्येष्ठता का नियम। अब परिणामी ज्येष्ठता का नियम क्या होता है? रूल ऑफ कॉन्सिक्वेंशनल सीनियोरिटी क्या होती है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कभी, अभी नहीं, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है परिणामी ज्येष्ठता, यानी एक बार जो प्रमोशन के द्वारा अपनी हायर पोस्ट पे पहुंच जाएगा वो अब हायर ही पोस्ट पर रहेगा, यानी उसकी प्रमोशन होकर अगर वो बड़ी पोस्ट पर पहुंचा है तो उसको वही पोस्ट अब मानी जाएगी, अब फिर से वो छोटा नहीं होगा। ये रिजर्वेशन में होता है, आप समझेंगे इसको परिणामी ज्येष्ठता क्या होती है।
एम नागराजन केस आता है 2006 में। इसमें 77वां संविधान संशोधन, 85वां संविधान संशोधन और 16 इन सबको चुनौती दी जाती है। और सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, पदोन्नति में भी आरक्षण सही है, लेकिन पदोन्नति में आरक्षण देते समय निम्न बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। क्या क्या बातें ये? एक तो राज्य को तथ्यात्मक डाटे देना पड़ेगा कि पिछड़ापन है कि नहीं, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है कि नहीं, और प्रशासनिक दक्षता कैसी है। इस आधार पर ही रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो ये आरक्षण आपका फिनिश हुआ। बात करते हैं आर्टिकल 17 की। अस्पृश्यता का अंत। यह विधि के अधीन दंडनीय अपराध है, यानी अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड, इट शैल बी पनिशेबल ऑफेंस अंडर द लॉ। किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत करना दंडनीय अपराध है। यह संविधान द्वारा परिभाषित नहीं है कि अस्पृश्यता क्या होती है, तो यह दंडनीय अपराध है। तो क्या दंड दिया जाए? यह संसद द्वारा निर्धारित किया गया कि दंड क्या दिया जाए। अब दंड देने के लिए संसद ने एक अधिनियम पारित किया, उसको बोलते हैं अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, अनटचेबिलिटी अबॉलिशन एक्ट 1955 संसद द्वारा पारित किया गया। 1976 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया और इसका नाम कर दिया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, नागरिक सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। इस नियम के अनुसार क्या कहा गया? अस्पृश्यता का अर्थ है अनुसूचित जाति के सदस्य के साथ उसकी जाति के आधार पर भेदभाव करना। जैसे जाति के आधार पर उसको अपमान सूचक शब्द कहना, जैसे सार्वजनिक स्तर पर उसको प्रवेश से रोकना, बाल काटने से उसके इनकार कर देना, आटा चक्की पर आटा पीसने से मना कर देना, इतिहास, दर्शन, धर्म आदि के आधार पर उसको अस्पृश्यता को उचित ठहराना, ये सभी के सभी अपराध हैं। इसके लिए दंड क्या मिलेगा? अगर आप प्रथम, द्वितीय, तृतीय बार ऐसा करते हो तो क्या-क्या दंड है वो देख लो। अगर पहली बार ऐसा करते हो तो 1 से लेके 6 महीने तक का कारावास और 100 से लेके 500 रुपए तक का फाइन लगेगा। अगर दूसरी बार करते हो तो 6 माह से लेके 1 साल तक का कारावास और 200 से लेके 500 रुपए तक का फाइन लगेगा। और अगर आप तीसरी बार करते हो तो 1 साल से लेके 2 साल तक का कारावास और 500 से लेके 1000 तक का जुर्माना। लेकिन ये अच्छा नहीं था। मतलब 3 बार भी करने पर जुर्माना कितना है? 1000 रुपए। कारावास कितना है? 2 साल। इस अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए अब एक एक्ट लेके आई सरकार। इसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऑन SC/ST एक्ट 1989। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। बड़ा खतरनाक कानून है ये। ये SC/ST के लिए लाया गया। इसमें 22 कार्यों को अत्याचार घोषित किया। इसमें 6 महीने से लेके 5 वर्ष, अब ठीक लगा, 6 माह से लेके 5 वर्ष तक का कारावास, तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान है और एंटीसिपेटरी जो बेल है यानी अग्रिम जमानत है वो पूरी तरह से मना है। 2015 में इसका संशोधन कर दिया और इसमें 22 अत्याचारों को बढ़ाकर 47 कर दिया। और तो और इनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन किया गया। ये है आर्टिकल 17। बात करते हैं आर्टिकल 18 के बारे में। उपाधियों का अंत, अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स, यानी राज्य किसी भी व्यक्ति को सैन्य और शैक्षणिक उपाधि छोड़कर कोई भी उपाधि नहीं देगा। आगे हम पढ़ेंगे सैन्य यानी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS ये उपाधि दे सकता है। शैक्षणिक उपाधि कर्नल, जनरल, परमवीर, है ना, और ये सब दे सकता है। एनी इंडियन सिटीजन कांट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम अनदर कंट्री, कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। कोई भी विदेशी जो भारत सरकार के अधीन कार्यरत है, भारतीय राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी अन्य देश से कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। एनी फॉरेनर हु आर एम्प्लॉय इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कांट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम अनदर कंट्री विदाउट द परमिशन ऑफ अवर इंडियन प्रेसिडेंट। समझे? यानी कोई भी विदेशी जो भारत में काम कर रहा है, नेपाल भूटान के जो लोग हैं वो हमारे यहाँ सर्विस करते हैं, तो हमारे राष्ट्रपति के बिना किसी भी देश से कोई मिलने वाली उपाधि ग्रहण नहीं करेंगे। कोई भी भारत जो भारत सरकार के अधीन कार्यरत है, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी अन्य देश से कोई उपहार भी ग्रहण नहीं करेगा। ये आर्टिकल का सब क्लॉज 4 हो गया। अब देखो उपाधि क्या है? उपाधि से तात्पर्य ऐसी पदवी जिसका प्रयोग कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे करता है। अ टाइटल विच अ पर्सन यूजेस इन सफिक्स और प्रीफिक्स ऑफ हिज नेम, ड्यू टू दिस ही गेट्स सम स्पेशल राइट, यानी इसके कारण से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। वो उपाधियां क्या हैं? राय बहादुर, खान बहादुर, सरदार बहादुर, ऐसी कुछ नाम लगाने से उनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इनकी मनाही है। अब शैक्षणिक और सैन्य उपाधि क्या है? डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, IAS, IPS, परमवीर, महावीर, ये शैक्षणिक और सैन्य उपाधि हैं। 1954 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्मश्री अवार्ड शुरू किए। JB कृपलानी ने कहा, इसका विरोध किया और कहा कि अनुच्छेद 18 का उल्लंघन है। 1977-78 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने बंद कर दिया इसको। लेकिन बालाजी राघवन केस जब भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट का जो पहुंचा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो ध्यान से सुना। सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे निर्णय देता है, डिसीजन देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखो एक होती है उपाधि, एक होते हैं पुरस्कार। उपाधि अवैध है लेकिन पुरस्कार वैध है। उपाधि स्वार्थ को बढ़ावा देती हैं और फूट डालो राज करो की नीति को बढ़ावा देती हैं, लेकिन पुरस्कार किसी व्यक्ति के समाज और विश्व और देश के प्रति उसके योगदान को बताते हैं। इसलिए वो तो मिलना चाहिए ना, तभी तो व्यक्ति आएंगे, खेल खेलेंगे, पुरस्कार लेंगे। ये वैध हैं। और ये 1980 में कांग्रेस सरकार ने पुनः इसी नियम को आने के बाद यही सारे भारत रत्न, पद्म भूषण शुरू कर दिए। ये हो गया हमारा आर्टिकल 18। 19 से हम पढ़ते हैं 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। 19 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग टू
फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उससे रिलेटेड कुछ आपको प्रोटेक्शन दिए गए हैं। 19 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है? ऑल सिटीजन शैल हैव राइट्स। सभी नागरिकों को कुछ अधिकार हैं, जैसे 19 एक ए क्या कहता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बी कहता है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, शांतिपूर्ण एवं बिना हथियार के सम्मेलन करना। सी कहता है टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस फॉर कोऑपरेटिव्स, संगम और सहकारी संघ बनाने की अधिकार, जिसमें सहकारी संस्था बनाने का अधिकार जोड़ा गया। 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। 19 एक का डी क्या कहता है? भारतीय राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता, कहीं भी आ जा सकते हैं। ये कहता है किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता, है ना, रेजाइड कर सकते हैं। और एफ कहता है राइट टू एक्वायर एंड होल्ड एंड डिस्पोज दी प्रॉपर्टी, संपत्ति को अर्जन करना, रखना, उसको निपटाने का अधिकार। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसको निरस्त कर दिया गया। और 19 एक जी कहता है कोई भी वृत्ति, व्यवसाय या पेशा अपनाने की स्वतंत्रता, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और एनी कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ये 19 के सब क्लॉज जी तक हैं। अब इन्हीं को एक एक से हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसमें, देखिएगा। देखिए 19 एक ए क्या कहता है? 19 से क्या कहता है कि प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया है इसमें, फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये जो मामला आता है वो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1985 में सामने आता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसको मौलिक अधिकार डिक्लेयर कर दिया था। द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड फ्रीडम ऑफ द प्रेस एज अ फंडामेंटल राइट। देखिए क्या होता है, यहाँ पे समझना पड़ेगा सबसे पहले कि एक्सप्रेशन क्या होता है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो अभिव्यक्ति हमको समझना होगा क्या रहेगा। तो देखिए अभिव्यक्ति मतलब होता है एक्सप्रेसिंग ऑफ आइडियाज, मतलब आपके जो विचार हैं उनको व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना ही अभिव्यक्ति कहलाता है। अब उनको व्यक्त करने के लिए आपके पास तीन माध्यम हो सकते हैं, पहला रिटन, वर्बल और गेस्चर। देखिए अगर हम रिटन की बात करते हैं, लिखित की बात करते हैं, तो इसमें आप बुक्स के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, मैगजीन के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हो। अगर हम वर्बल की बात करते हैं, मौखिक की बात करते हैं, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है रेडियो एंड टेलीविजन। और अगर हम जेस्चर, हाव भाव की बात करते हैं, तो आज के समय में सबसे ज्यादा जो फिल्म और ड्रामा है वो। तो इन तीनों माध्यम से हम अपने आइडियाज को अभिव्यक्त करते हैं, इसी को बोलते हैं हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल होता है। आगे हम बात करेंगे, देखिए कुछ बहुत सारे यहाँ पे मैंने आपको ये सारे फैक्चुअल पॉइंट यहाँ पे एक साथ मैंने आपको रख के दिए, जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, ये नवीन जिंदल केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। वाणिज्यिक भाषण, जानने का अधिकार, मतदाता को सूचना का अधिकार, उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड, दंडादेश, संपत्ति, देनदारी तथा शैक्षणिक योग्यता के संबंध में, है ना, मौन रहने का अधिकार है, चुप रहने का अधिकार है, सूचनाओं तथा समाचारों को साथ जो साक्षात्कार आदि से जानने का अधिकार है, विदेश जाने का अधिकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा किसी घटना का आंखों देखा हाल प्रसारित करने का अधिकार है, प्रदर्शन या धरना करने का अधिकार है। और पूर्व अवरोध, जो प्री सेंसरशिप होती है वो, इसका अर्थ है कि बिना पूर्व अनुमति के अपने विचारों को प्रकाशित करना, अतः यह विधि विचारों के प्रकाशन पर पूर्व अवरोध, प्री सेंसरशिप का प्रावधान करती है। तो वह अनुच्छेद 1 का जो है स्वतंत्रता है उसका अतिक्रमण, मतलब ये सारे क्या हैं, ये सारे आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 के तहत फंडामेंटल राइट घोषित हो चुके हैं वर्तमान में। ठीक है, तो चाहे फ्रीडम ऑफ द प्रेस हो, द राइट टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग है, फ्रीडम ऑफ कॉमर्शियल स्पीच है, राइट टू नो है, तो ये सारे फंडामेंटल राइट हैं। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 के तहत आते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब देखिए 19 एक का जो ए है, सब क्लॉज ए है, यहाँ 19 दो के साथ पठनीय है, मतलब इसको हम 19 दो के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि 19 दो में इस पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, युक्त युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं, है ना, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, वो भी रीजनेबल। तो अगर आपकी फ्रीडम ऑफ जो स्पीच और एक्सप्रेशन है ये कब बाधित की जाती है, तो उसका एग्जांपल है जब भारत की प्रभुता और अखंडता पर कोई बात आ जाए, राज्य की सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हो, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपराध उद्दीपन के संबंध में। इन 8 के द्वारा आपके आर्टिकल 19 1 ए में जितने भी आपको फंडामेंटल राइट प्राप्त हुए हैं वो सब के सब रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 19 का सब क्लॉज बी, कहता है शांतिपूर्वक और बिना हथियार सहित सम्मेलन करने का अधिकार, टू असेंबल पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स। मतलब सीधी सी बात है, आपको धरना करने का अधिकार है, सब कुछ करने का अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। इसमें कहीं भी हड़ताल शब्द का यूज नहीं हुआ है, तो हड़ताल हम नहीं कर सकते हैं। क्या लिखा है?
सार्वजनिक सम्मेलन, सभा, जुलूस इन निकालने का अधिकार है, किंतु ये अधिकार भी अत्यंत यानी एब्सोल्यूट नहीं है। इस पर भी रेस्ट्रिक्शन लगे हैं और रेस्ट्रिक्शंस मिलते हैं आपको आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 3 में। 2 इसके अपवाद हैं, वो है भारत की प्रभुता या अखंडता और लोक व्यवस्था के हित। इन दोनों के चलते आपका ये फंडामेंटल राइट भी क्या कर दिया जाएगा, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है सी, संगम या सहकारी संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। ठीक है, तो आपको कोई भी टू फॉर्म एसोसिएशन, आप एसोसिएशन बना सकते हैं, जैसे राजनीतिक दल है, श्रमिक संघ है, कंपनी है, सोसाइटी है, साझेदारी है। और ध्यान रखना यही इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि इसको संसदीय लोकतंत्र का आधार कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसी में है राजनीतिक दल बनाने का अधिकार। क्लियर है फ्रेंड्स? 1907 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 हुआ था, उसके द्वारा इसमें सहकारी समितियों को जोड़ा गया है। इस पर भी रेस्ट्रिक्शंस हैं 19(4) में जो दिए गए हैं। इसमें हमारे भारत की प्रभुता और अखंडता यानी सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर और सदाचार, इन सब के आधार पर इसको भी रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है 19 का डी। फ्रेंड्स 19 का डी कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने का अधिकार, मूव फ्रीली। तो हम घूम सकते हैं, लेकिन इस पर भी रेस्ट्रिक्शंस हैं जो 19(5) में दिए गए हैं। साधारण जनता के हित में और किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए आपके इस फंडामेंटल राइट को भी रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ई की बात करते हैं, भारत के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसके में भी इसमें भी आपके कुछ रेस्ट्रिक्शंस मिलेंगे, वही साधारण जनता और अनुसूचित जनजाति के हित में। नेक्स्ट हमारा ई। एफ हमारा डिलीट हो चुका है क्योंकि उसमें राइट टू प्रॉपर्टी था। तो अब जी की बात करते हैं, इसमें लिखा है कोई भी वृत्ति, उपजीविका या व्यापार या कारोबार आपको अपनाने का अधिकार होगा। इस पर 6 में रेस्ट्रिक्शंस मिलते हैं 19 के सब क्लॉज 6 में। साधारण जनता के हित में अगर कोई है, किसी व्यापार के लिए तकनीकी अर्हता निर्धारित करना और राज्य के पक्ष में आंशिक एकाधिकार की स्थापना। तो ये कुछ आपके रेस्ट्रिक्शंस हैं जो 19 जी पर लगे हुए हैं। इस प्रकार से हमारा आर्टिकल 19 फिनिश होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 20। इसमें अपराधों की दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंसेस। देखिए यहां पर पढ़िए इसको आप। इसमें दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, किसी व्यक्ति के खिलाफ दोष अगर सिद्ध हो जाता है तो उसको क्या क्या प्रोटेक्शन दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 में, ये बात की गई है। तो ये कहता है, इसके 3 क्लॉज हैं, 20 सब क्लॉज 1, 2 और 3। ये कहता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी भूतलक्षी दांडिक विधियां जो है वो प्रोहिबिटेड है, निषेध है। दूसरा, डबल जीरो पार्टी है जो वो प्रोहिबिटेड है, यानी दोहरा दंड भी निषेध है। और सेल्फ इंक्रिमिनेशन यानी कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने, ये भी, इसको हम आत्म अभिशंसन बोलते हैं, इसको भी रेस्ट्रिक्ट किया गया है। भाई कहते हैं किसी व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसने ऐसा कार्य करने के समय लागू विधि का अतिक्रमण ना किया हो या उससे अधिक दंड का भागी नहीं होगा, जो उस अपराध के लिए उस समय लागू विधि के अधीन लगाया जा सकता था। कहने का मतलब है कि मान लीजिए चोरी की सजा पहले कुछ होती थी, वो अब नहीं मिलेगी। चोरी की सजा व्यक्ति को उसी आधार पर दी जाएगी जो उसके लिए वर्तमान में कानून है। इसी को बोलते हैं भूतलक्षीय दांडिक विधि, यानी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ बोलते हैं इसको। ठीक, 2 कहता है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार यानी दोहरा दंड इसमें रेस्ट्रिक्ट किया गया है। ठीक, और जो इसका आर्टिकल का सब क्लॉज 3 है वो क्या कहता है, किसी अपराध के लिए अभिव्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी गवाह होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, आत्म अभिशंसन इसमें मना किया गया है। 23 केवल दबावपूर्ण जो साक्ष्य हैं उसको देने को वर्जित करता है। ठीक है, दूसरा अगर कोई जघन्य अपराधों में शामिल है तो उसके खिलाफ जांच की जा सकती है, जिसमें उसकी नार्कोटिक्स किया जाता है, पोलोग्राफी की जा सकती है, ब्रेन प्रिंटिंग, ये सब किया जा सकता है जब कोई जघन्य अपराध हो। ठीक है ना, तो ये सब 20 के 3 में आपको देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 21, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फंडामेंटल राइट में। ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखिए किसी व्यक्ति के प्राण, दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब किसी व्यक्ति की जो लाइफ है वो केवल तभी ली जा सकती है जब उसने किसी विधि का उल्लंघन किया हो, अदरवाइज नहीं। ध्यान रखना, यह स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों को प्रदान है, चाहे वह नागरिक हो या ना हो। इस अनुच्छेद में संविधान में अन्यत्र कहीं भी ना तो प्राण की स्वतंत्रता है, ना ही दैहिक स्वतंत्रता को परिभाषित किया गया है। ये तो हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा समझते हैं कि क्या क्या प्रोविजन है, वो भी हम देखने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि जीवन को अर्थपूर्ण, गरिमापूर्ण, सार्थक और पूर्ण बनाते हैं ये अधिकार, जो अवैध गिरफ्तारी, अवैध कारावास, अवैध पुलिस निगरानी, अवैध निरोध, इनसे संरक्षण देता है और स्वतंत्रता पर विधि निर्माण करके अप्रूव लगाया। अब देखिए यहाँ पर
हम समझते हैं। 21 और आईपीसी सेक्शन 377 आता है इसमें। 377 कहता है कि अप्राकृतिक यौन संबंध दंडनीय अपराध है। अननेचुरल सेक्सुअल रिलेशन जो होते हैं वो पनिशेबल ऑफेंस है, और इसमें 10 साल से लेके आजीवन कारावास तक व्यक्ति को दिया जा सकता है। अब अप्राकृतिक यौन संबंध क्या है, ये क्यों फंडामेंटल राइट में काउंट हुआ, उसको हम समझते हैं। देखिए, सेक्सुअल रिलेशन विथ माइनर मतलब नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाना, विथ एनिमल जानवरों के साथ, और विथ अ पर्सन ऑफ सेम सेक्स समान लिंग के व्यक्तियों के साथ। तो फ्रेंड्स देखेंगे आप, इन दोनों को दंडनीय अपराध वर्तमान में भी घोषित किया गया है, लेकिन जो होमोसेक्सुअलिटी है उसको अब दंडनीय अपराध नहीं माना गया है इंडिया में भी। ठीक है, तो समान लिंग के व्यक्तियों के साथ, जिसको हम होमोसेक्सुअलिटी बोलते हैं, ये भी आर्टिकल 21 के तहत आता है। ठीक है, तो दो है, मतलब इनमें दंड दिया जाएगा, इसमें नहीं दिया जाएगा। और दंड का प्रावधान क्या है, 10 साल से लेकर आजीवन कारावास। अब जीवन का अधिकार और आत्महत्या का मामला जो आता है, देखिए रतिनम केस आया 1994 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ को केवल इतना माना कि जीना और मरना दोनों ही शामिल हैं, यानी कोई व्यक्ति जी भी सकता है, मर भी सकता है। लेकिन ज्ञान कौर केस 1996 में आत्महत्या जीवन का अधिकार का भाग नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट अगेन अपने आप का जो निर्णय इसने पहले दिया था उसको चेंज कर देता है। और यहीं से आती है आईपीसी सेक्शन 309, जिसमें अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज अ पनिशेबल ऑफेंस, यानी आत्महत्या का प्रयास करना दंडनीय अपराध होगा, ये सेक्शन 309 कहता है। तो आत्महत्या करना दंडनीय अपराध है, यानी आत्महत्या जीने के अधिकार में शामिल नहीं है। अब जीवन का अधिकार या दया मृत्यु यूथेनेसिया आती है इसमें, इसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि यूथेनेसिया क्या है। तो असाध्य रोग से पीड़ित यदि कोई व्यक्ति है, वह पीड़ा से बचने के लिए डॉक्टर से जब मृत्यु की मांग करता है, तो उसे मृत्यु प्रदान करना ही इच्छा मृत्यु कहलाता है। ठीक है, अब ये दो प्रकार का होता है फ्रेंड्स, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय क्या है, एक्टिव यूथेनेसिया किसे कहते हैं, विच इज लीगल इन ओनली ऑफ अ फ्यू कंट्री, यानी ये कुछ देशों में ही कानूनी है। इंटेल द यूज ऑफ सब्सटेंस टू एंड द लाइफ ऑफ द पेशेंट, मतलब इसमें क्या होता है, रोगी को जीवन को समाप्त करने के लिए कुछ पदार्थ का यूज किया जाता है। जबकि पैसिव यूथेनेसिया क्या है, इट इन्वॉल्व सिंपली स्टॉपिंग लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट और मेडिकल इंटरवेंशन विद द consent ऑफ द पेशेंट और अ फैमिली मेंबर और अ क्लोज फ्रेंड, मतलब कहना है इसमें रोगी और उसके परिवार के सदस्य या उसके करीबी मित्र की सहमति से जीवन रक्षक प्रणाली जो है उसको हटा लिया जाता है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको हटा लिया जाता है, इसको हम बोलते हैं पैसिव यूथेनेसिया। और इंडिया में पैसिव यूथेनेसिया ही मान्य है। इसको समझते हैं फ्रेंड्स कैसे। भारत में इच्छा मृत्यु का ऐतिहासिक निर्णय आपको देखो, अरुणा रामचंद्र सानबाग केस से आता है 2011 में, उससे रिलेटेड है। बैकग्राउंड क्या है आप सब जानते हैं, मुंबई में एक जो केईएम हॉस्पिटल है उसमें एक नर्स थी अरुणा सानबाग, उसमें वार्ड जो अटेंडेंट होता है उसने यौन हमला किया, और हमले के कारण उसके मस्तिष्क पर चोट लगी, जिसके कारण वह दशकों के साथ मतलब कोमा में चली जाती है। इसको बोलते हैं अपन स्थिर वनस्पति अवस्था। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन पीवीएस, यानी परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट बोलते हैं इसको। एक पत्रकार और लेखक ने 2009 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका में शानबाग के लिए जीवन रक्षक उपचार को समाप्त करने की मांग की गई, जिसमें उनके शांतिपूर्ण तरीके से मरने के अधिकार का तर्क दिया गया। अब कोर्ट ने इस पर क्या टिप्पणी की, कोर्ट ने शानबाग के लिए विशेष रूप से निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को खारिज कर दिया। एक होती है सक्रिय और निष्क्रिय, जिसमें कहा गया कि अभी भी वह जीवित है और उसमें जीवन रक्षक प्रणाली की आवश्यकता नहीं है। इस फैसले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में सम्मान के साथ मरने के अधिकार की अवधारणा को स्वीकार किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सक्रिय और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के बीच अंतर किया और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी। इस फैसले ने स्थायी वनस्पति अवस्था जो पीवीएस जिसको हम बोलते हैं में रोगियों के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी। यानी अब हमारे यहाँ जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है, पैसिव यूथेनेसिया है, वो एप्लीकेबल है। अरुणा शानबाग के केस में ये भारत सरकार के जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसकी ये टिप्पणी मानी जाती है। क्लियर है, चलिए अब इसमें ही इससे रिलेटेड दूसरा केस आता है, उससे पहले आप समझेंगे। देखो, ये सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं फ्रेंड्स, ये 21 के अंतर्गत आते हैं। ये सारे आपको याद रखने हैं, केवल आप एक रीडिंग करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से, हथकड़ी लगने के विरोध अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, मेनका गांधी केस में मिला है इसमें, है ना, आम जनता के समक्ष फांसी देने के विरुद्ध संरक्षण, ये महान्यायवादी बनाम लिच्छमा देवी केस 1996 में, सूचना का अधिकार है, कैदी के जीवन, है ना, सोने का अधिकार, बाबा रामदेव केस 2011 में हमको ये प्राप्त हुआ है, शोर प्रदूषण से मुक्त अधिकार। तो ये सारे 21 के तहत अभी अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इनको क्या माना है,
फंडामेंटल राइट माना है। धूम्रपान का निषेध, मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ केस में, निजता का अधिकार है आपको, जीवन रक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, तो ये सारे अधिकार इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। ए.के. गोपालन बनाम केस आया था जिसमें 21 में केवल क्या बताया था कि कार्यपालिका के कृत्यों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान है लेकिन विधानमंडल के नहीं। बाद में आप देखेंगे मेनका गांधी जो केस आता है उसमें यह पारित किया गया कि केवल कार्यपालिका के कृत्यों के विरुद्ध ही नहीं बल्कि विधायिका के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करता है केस। अतः विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधि के अधीन कोई प्रक्रिया जो किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करती है उससे उचित रीति और युक्ति अर्थात नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए। मेनका गांधी केस ने अनुच्छेद 21 का व्यापक किया और कहा कि जो व्यक्ति है उसको मानव गरिमा को बनाए रखने और उसको जीवित रहने का पूर्ण अधिकार है। 44वां संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि आपातकाल के दौरान युद्ध एवं बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेनका गांधी केस में ये कहा गया था गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। 21 ए आप सब जानते हो राइट टू एजुकेशन है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान किया गया है। इसे लागू करने के लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया जो 2010 से लागू हुआ। तो लिखा द इम्प्लीमेंट दिस राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 वाज मेड व्हिच इज फोर्स फ्रॉम अप्रैल 2010। इसमें मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य केस आता है जिसमें शिक्षा का मूल अधिकार 19 में प्रयुक्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में निहित एवं सभी नागरिकों को प्राप्त है। तो ये दो केस पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप आर्टिकल याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 22, इंपॉर्टेंट है ये। मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण। मनमाने ढंग से गिरफ्तारी यानी आर्बिट्ररी अरेस्ट, अरेस्ट बेस्ड ऑन सस्पिशन आफ्टर अ क्राइम हैज बीन कमिटेड, यानी अपराध के बाद संदेह के आधार पर गिरफ्तार करना ही मनमाने ढंग से गिरफ्तारी है। इसके सेफगार्ड क्या क्या है? 22(1) में बताया गया कि गिरफ्तारी का आधार जानने का कारण है, आपको अधिकार है, और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार है। बस ध्यान रखना इसमें यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाएगा। 22(2) कहता है कि अपने पसंद का वकील चुनने का भी अधिकार है। और 22(3) में इसके दो एक्सेप्शन दिए हैं। क्या? अगर किसी व्यक्ति को जो शत्रु गठबंधन बना है उसको और निवारक निरोध में अगर गिरफ्तार किया जाता है तो ये दोनों प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, यानी 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना भी अनिवार्य नहीं होगा, गिरफ्तारी का कारण जानने का भी अधिकार नहीं मिलेगा और अपने पसंद का वकील करने का अधिकार भी नहीं मिलेगा। तो अब समझते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, निवारक नजरबंदी क्या है। भविष्य में अपराध करने के संदेह पर किसी व्यक्ति को बिना अपराध किए गिरफ्तार करना, यानी कोई व्यक्ति बाद में क्राइम करेगा इसको सुनिश्चित कर लेने से करे बाद उसको क्राइम करने से पहले गिरफ्तार कर लेना ही प्रिवेंटिव डिटेंशन है। और ये संवर्ती सूची का वैसे है। संवर्ती सूची का मतलब क्या है? कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या है? इस पर स्टेट और सेंटर दोनों ही कानून बना सकते हैं और इसको लगाने के 4 आधार हैं। राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध यानी फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर यानी कि सार्वजनिक व्यवस्था, और सप्लाई ऑफ एसेंशियल सर्विस आवश्यक सेवा की आपूर्ति के लिए। 22(4) कहता है कि पुलिस किसी व्यक्ति को 3 महीने तक हिरासत में रख सकती है, यानी पुलिस कैन डिटेन अ पर्सन फॉर अप टू 3 मंथ्स। और 22(5) कहता है कारण बताना आवश्यक होगा तो बता देंगे, अदरवाइज इफ इज नॉट नेसेसरी देन इट विल नॉट बी टोल्ड, अगर जरूरी नहीं होगा तो नहीं बताया जाएगा। तो ध्यान रखना 3 महीने से अधिक हिरासत में रखने के लिए 3 सदस्यीय बोर्ड की सिफारिश होगी जिसके सदस्य होंगे या तो सेवारत या सेवानिवृत्त या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने का योग्य रखने वाला व्यक्ति। तो 3 इसमें मेंबर होंगे। अगर किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत 3 महीने के लिए गिरफ्तार किया गया है तो 3 महीने से ज्यादा रखने के लिए ये 3 मेंबर कमेटी की आवश्यकता होगी। यह है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब इसके लिए कुछ कानून है, ये आप पढ़ लेना, मैंने सारे दे के रखे हैं, केवल आपको कानून याद रखना है। जैसे निवारक निरोध अधिनियम 1950, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 लाया गया था, संसद द्वारा पारित अधिनियम था। थोड़ा मैं इसको जूम करता हूँ, देखिएगा इसमें लिखा है संसद द्वारा पारित यह अधिनियम 31 दिसंबर 1969 तक प्रवर्तन में रहा और इसके अंतर्गत नजरबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, अब नहीं है ये। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसको मीजा भी बोलते हैं। तो मीजा का एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान रखना। इसमें क्या हुआ, ये इसी के स्थान पर आया 7 मई 1971 को। ठीक है, राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा लागू किया गया जिसे बाद में कानूनी दर्जा प्रदान किया गया। इसके तहत व्यक्ति की परामर्शदाता मंडल से परामर्श का बिना आपातकाल में 21 माह तक नजरबंद किया सकता था, मतलब 21 माह तक किसी व्यक्ति को रखा जा सकता था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, जिसको अपन कोफेपोसा बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है।
अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, इसको अपन बोलते हैं एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि निरोध अधिनियम, इसको बोलते हैं टाडा। टाडा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई दफा पूछा गया है। इसके अलावा आतंकवाद निरोध अधिनियम, इसको बोलते हैं पोटा, आतंकवाद निरोध अधिनियम 2002। ठीक है, ये टाडा के स्थान पर लाया गया पोटा है। इनका जो डिटेल है वो आप पढ़ लेना, है ना। ये एक्ट हैं, ये पॉलिटी में इतना नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी एक जगह दे के रखें कि कभी पूछे जाएं तो आपके पास ही डाटा रहे। और लास्ट है गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2004। तो ये सारे के सारे किसके क्रियान्वयन के अंतर्गत आते हैं, आप बताएंगे। ये सारे के सारे निवारक नजरबंदी के तहत आने वाले एक्ट हैं जो संसद द्वारा पारित किए गए हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा, नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो पहला था समानता का अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा फंडामेंटल राइट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हमारा लास्ट होने वाला है। अब इसका अगला पार्ट हमारा जो रहेगा उसमें हम 25 से लेके और 35 तक के आर्टिकल जो है उनको पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो अब शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं। आर्टिकल 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम का प्रतिषेध करता है, यानी फोर्स्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोहिबिटेड। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है, बुरे उद्देश्य के लिए मनुष्यों की खरीद फरोख्त, जैसे वैश्यावृत्ति के उद्देश्य से लड़कियों की खरीद फरोख्त। बाइंग एंड सेलिंग ह्यूमन बींग्स फॉर इवल पर्पस सच एज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गर्ल्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। तो ये उसको बोलते हैं मानव तस्करी, यानी लोगों का खरीद फरोख्त करना। अनपेड लेबर है, इसको बेगार बोलते हैं, अवैतनिक श्रम या बेगार, यानी पर्याप्त भुगतान के बिना काम कराने के लिए मजबूर करना, फोर्सिंग टू वर्क विदाउट एडिक्वेट पेमेंट। और फोर्स्ड लेबर यानी बालात श्रम क्या होता है, फोर्सिंग समवन टू डू वर्क इवन इफ दे डोंट वांट टू, यानी किसी को काम करने के लिए मजबूर करना भले ही वह काम करना ना चाहे। इसके लिए एक्ट बनाए हैं बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार अधिनियम, और समान पारिश्रमिक अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। ये सरकार ने जो है एक्ट पारित किए हैं इस आर्टिकल 23 को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। क्लियर है। इसी को हम बोलते हैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसका व्यवहार में उपयोग करना पॉलिटी है, और जो हम कॉन्सेप्ट इसके पढ़ रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट, इसके अलावा ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि दुर्व्यापार में मानव को खरीदना, बेचना, वेश्यावृत्ति कराना, दास प्रथा, देवदासी, ये शामिल है। अनुच्छेद 23 का खंड 2 खंड 1 का अपवाद है इसके अंतर्गत, यानी राज्य जो है वो सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए सेवा लागू का अधिकार जो है, मतलब कह सकते हैं कि सरकार दबाव डालकर आपसे काम करा सकती है, लेकिन कब, जब वो राज्य के हित में हो। दीना बनाम भारत संघ केस में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि कैदियों को अपने काम के लिए उचित मजदूरी पाने का हक है, उचित पारिश्रमिक बिना काम करना बलात् श्रम है, यह अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। तो कैदियों को भी उनका पारिश्रमिक मिलता है आर्टिकल 23 की वजह से ही। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1984 जो केस है उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 23 के अंतर्गत इस बात की जांच करना कि क्या किसी स्थान पर श्रमिकों से बलात् श्रम लिया जा रहा है और उसे कैसे समाप्त किया जा सकता है, यह सरकार का एक संवैधानिक दायित्व होगा। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताई गई है। नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश 1984 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि सरकार का कर्तव्य केवल बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराना नहीं है, बल्कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना भी है, जिससे कि वह अभावग्रस्त स्थिति में फिर से शोषण का कारण ना बन जाए। और इस तरह कह सकते हैं कि दंडित करने के लिए संसद ने अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम बनाए 1956 में, और अनुच्छेद 23 का संरक्षण नागरिकों और अनागरिकों दोनों को प्राप्त है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं उसकी। और लास्ट आर्टिकल हमारा 24, इसमें प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर है, बाल श्रम निषेध होगा, यानी किसी फैक्ट्री, किसी माइन में, किसी परिसंकटमय गतिविधियों में, रेलवे के निर्माण में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन प्रतिषेध है। ठीक है, इसमें लिखा है भाई प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज इन एनी फैक्ट्री, माइन, अदर हजार्डस एक्टिविटीज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क ऑफ रेलवेज। ठीक है ना। ध्यान रखना, इसमें दो कमियां हमें देखने को आती हैं कि 14 साल तक के बच्चे, तो जो 15 वर्षीय बच्चे हैं उनका क्या, और आपने कहा कि किसी फैक्ट्री, खान और अन्य परिसंकटमय गतिविधियों में नहीं, तो चाय की दुकान पर लगाए जा सकते हैं क्या, डोमेस्टिक लेबर में लगाए जा सकते हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार एक एक्ट लेके आई, इसका नाम है बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम, चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986, जिसमें कहा गया कि बाल श्रम पूरी तरह से दंडनीय अपराध है। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के बाल श्रम में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है ना। चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर विल नॉट एंगेज्ड इन एनी काइंड ऑफ चाइल्ड लेबर, और 18 वर्ष तक के बच्चों को कारखाने, खदानों, खतरनाक रोजगारों में नियोजित नहीं किया जाएगा। और जो 18 साल तक के हैं shall not be employed in factories, mines and hazardous employment। अच्छा, घरेलू व्यवसाय में कुछ छूट दी गई है, जैसे अगर आप घरेलू व्यवसाय में
बच्चों से काम करा रहे हैं, तो सुबह 8 बजे से पहले नहीं करा पाएँगे, शाम 7 बजे के बाद नहीं करा पाएँगे। अधिकतम उनको दिन में 3 घंटे तक काम करा सकते हैं, लेकिन स्कूल के समय पर नहीं, स्कूल के बाद। और अगर कोई व्यक्ति बाल कलाकार है, बच्चा बाल कलाकार है जो कि ड्रामा या मूवी में काम कर रहा है, उसको दिन में केवल और केवल 5 घंटे काम करा सकते हैं। ये कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ हमें कुछ छूट दी गई हैं, ठीक है? और इसके लिए आप देखेंगे कुछ एक्ट बने हैं, बालक नियोजन अधिनियम, चाइल्ड प्लानिंग एक्ट 1938, भारतीय कारखाना अधिनियम, इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट, बागान श्रम अधिनियम, प्लांटेशन लेबर एक्ट है, खान अधिनियम, माइंस एक्ट है, वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम है, मतलब जो मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 है उसके द्वारा मोटर वाहन परिवहन कर्मकार अधिनियम, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट है। इसके अलावा शिशु अधिनियम है, चाइल्ड चिल्ड्रन एक्ट है और बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। 2006 में क्या हुआ, केंद्र सरकार द्वारा बाल श्रम जो 1986 का जो ये एक्ट है, इसके तहत एक अधिसूचना जारी कर घरों व होटलों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार खतरनाक सूची में शामिल 13 व्यवसायों में से किसी भी व्यवसाय में किसी बालक जिसकी आयु 5 से 14 वर्ष का नियोजन है वो अपराध है। इसके लिए 3 माह से 1 वर्ष तक का कारावास और 10,000 से लेकर 20,000 तक का अर्थदंड, दोनों प्रकार के दंड से दंडित किया जा सकता है। न्यायपालिका के आदेश से बाल पुनर्वास कोष की स्थापना की गई है। सरकार द्वारा बाल आयोग का गठन भी किया गया है। तो ये आर्टिकल 24 था हमारा। तो इस प्रकार से आज के पार्ट में हमने कंप्लीट किया आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 24 तक। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस लेक्चर को शेयर करें। साथ में दोस्तों इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।